आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक का ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है। ओके, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको एक कहानी है जो मैं आपको सुना देता हूँ। रेखा की कहानी जो पुस्तक में दी गई है उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ, देन हम चैप्टर के अंदर अच्छे से जाएंगे। ओके, 60 ईयर एगो रेखा वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ फार्मर इन उत्तराखंड। एक फार्मर के घर में उसका जन्म होता है और वो अब क्या करती है, अपने माँ को उसके घर के कामों में मदद करती है। वाइल हर ब्रदर वेंट टू स्कूल, लेकिन उसके भाई क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। शी डिड नॉट रिसीव एनी एजुकेशन, लेकिन उसे कोई पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ही उसका पति का देहांत हो जाता है और वो विडो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसे अपने इन लॉ सासू माँ और ससुर जी के ऊपर ही पूरे तरीके से डिपेंड रहना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, उनका बहुत नेग्लेक्ट करते हैं उसको, रेखा को। इस वजह से क्या करता है, जो उसका ब्रदर रहता है जो दिल्ली में काम करता है, वो उसे वहाँ से माइग्रेट करने में हेल्प करता है और दिल्ली ले जाता है। ठीक है, जब वो दिल्ली जाती है पहली बार बस से और ट्रेन से, तो वो बहुत चकाचौंध जो दिल्ली की रहती है उसे देख के वो एकदम खुश हो जाती है, वो कि इतना सुंदर बिल्डिंग है, इतना सुंदर रास्ते, ये सब हो जाती है। लेकिन अचानक जो उसके मन में एक विरोधाभास, जिसे पैराडॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब जो ये कल्पना चल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं रहता है, ये जल्दी ही टूट जाता है। जब वो क्या देखती है, जब वो झुग्गीज देखती है, स्लम देखती है, क्लस्टर देखती है, ट्रैफिक जाम देखती है, कंजेशन देखती है, क्राइम्स देखती है, प्रोवर्टी देखती है, स्मॉल चिल्ड्रन बिगिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट्स में भीख मांगते हुए बच्चे को देखती है, पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ, रास्ते में लोग सो रहे हैं, उसे देखती है, पल्यूटेड वाटर दिखता है, और उसे जो है अनदर फेस ऑफ डेवलपमेंट दिखता है। कुछ देर पहले वो सुंदर रास्ता देख रही थी, बिल्डिंग देख रही थी, लेकिन अब उसे जो एक डेवलपमेंट का दूसरा पहलू है, गंदगी, बच्चे भीख मांग रहे हैं, ये सब चीज़, झोपड़ी, ये सब देखने को मिलता है। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को एग्जिस्ट। तो तुम आपसे हम ये मतलब मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या बताइए, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट जो है ये क्या को एग्जिस्ट, एक साथ रहते हैं? क्या ये बात सही है? आपके विचार में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट जो कुछ रीजन में होता है, ठीक है, जो शॉर्ट स्पैम के लिए आता है, उसके कारण जो दूसरे इलाके हैं उनमें क्या हो जाता है, प्रोवर्टी बढ़ जाता है, मेल न्यूट्रिशन ऑफ मेनी अलॉन्ग विद द लार्ज स्केल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है। मतलब अगर एक जगह आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट भी उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम। डेवलपमेंट ही क्या है, फ्रीडम है। ये बात किसने कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अमर्त्य सेन ने ये बात को कहा था कि डेवलपमेंट ही अगर होगा तो लोगों को फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, उसके साथ क्या देखते हैं कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफिशियंसी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये सारे चीज़ जो हैं उन्हें क्या देखे जाते हैं कि अच्छे रोड हो, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी हो, अच्छे स्कूल हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यही क्या है, दिखा रहा है कि डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर्स इस परफॉर्म्स और लेबल, और इसी सारे मुद्दों को लेकर एक सरकार या एक देश ये निश्चित करता है कि हमारे कंट्री में कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं। अगर ये सारे फैसिलिटीज़ है तो एक कंट्री कहेंगे कि वो डेवलप कंट्री है, और ये सब अगर नहीं हो तो कोई कहेंगे कि हम अनडेवलप्ड कंट्री है। लेकिन ये है, इट्स ऑफ्टन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है ये आपको क्या दिखा रहा है, यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है। मतलब कि एक तरफा व्यू दिखा रहा है डेवलपमेंट का ये, क्योंकि एक तरफ तो आप देख पा रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ कॉलोनाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, तो ये सब अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी क्या है, अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट है। हम सिर्फ इनको देख के नहीं कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है, हमको ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो there are a few areas like the metropolitan center and other developed enclaves that have an all modern facility available to a small section of its population। तो ऐसा बहुत सारे एरिया आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो आपको एक छोटे से सेक्शन, छोटे से इलाके के अंदर ही देखने को मिलेंगे। मुंबई को ही मान लीजिए, एक बहुत अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ क्या है, हर तरीके की सुख सुविधाएं अवेलेबल है, रोड अच्छा है, मेडिसिन फैसिलिटी अच्छा है, एवरीथिंग इज
गुड इन द मुंबई। लेकिन क्या है, इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, रूरल एरिया हैं, स्लम एरिया को आप देख लीजिए, जैसे आप धारावी को ही देख लीजिए, वो क्या है, उसका एक अलग फेस है मुंबई का, जहाँ पे एशिया के सबसे बड़े स्लम देखने को हमको मिलते हैं। तो हम सिर्फ एक फेस को देख के कि वहाँ बिल्डिंग अच्छा है, मेडिकल अच्छा है, ये देख के नहीं बता सकते कि वो शहर डेवलप्ड है। ठीक है, हमको उसके अदर फेस को भी देखना पड़ेगा। जो इलाका है, जो स्लम इलाका है, वहाँ पे क्या है, पोर्टेबल वाटर तक नहीं है लोगों को पास पीने के लिए, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फेस दैट द मेजोरिटी ऑफ इट्स शेड्यूल कास्ट। अब ये देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, पुअर फार्मर्स, स्लम डवेलर्स एक्सेट्रा आर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लॉट। तो यही क्या है, मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको आप ये सोचने में मजबूर कर दे कि वो कोई लायक नहीं है। ठीक है, उनको दबा के रखा जाता है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे एग्रीकल्चर लेबर, पुअर फार्मर, स्लम में रहने वाले लोग, ये सारे लोग। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन इज द वर्स्ट सफ़र अमॉन्ग ऑल। और फीमेल पॉपुलेशन जो है ये इनमें से सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ठीक है, तो आगे देखिए कि देयर इज अनदर इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का और एक क्या है, इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट है। क्या है वो, कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पोल्यूशन भी हम होगा ही होगा। आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसका वेस्ट निकलेगा, आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसका वेस्ट निकलेगा। तो डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, आप अगर रास्ता बनाते हैं तो पेड़ कटेगा, तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ क्या देखते हैं, द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़। डेवलपमेंट होने के साथ साथ 3 जो चीज़ है, एस्पेक्ट्स है, पुअरों को फेस करना पड़ता है। वो क्या है, सोशल कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाती है। ये क्या है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग ऑफ द सोशल टाइज। मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि सोशल कैपेबिलिटीज़, मतलब आप सोचिए गाँव में रह रहे हैं या शहर में ही रह रहे हैं, वहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके बीच में सोशल टाई अच्छा होता है। ठीक है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, एक खाते पीते सब चीज़ एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, डेवलपमेंट के कारण लोग इधर से उधर डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनके बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है, वो टूट जाता है, वीकनिंग हो जाता है। वही सोशल कैपेबिलिटीज़ उनका खराब हो रहा है। इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ खराब होता है, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा जो कैपेबिलिटी इन्वायरमेंट का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जा रहा है। जो इसका इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है, पुअरों के ऊपर पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि रिच आदमी कुछ ना कुछ करके अफोर्ड कर लेते हैं अच्छा कुछ, लेकिन पुअर आदमी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लॉस होता है। पर्सनल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ डिजीज़ भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। डेवलपमेंट से क्यों डिजीज़ बढ़ता है, क्योंकि हम वेस्ट जो होते हैं वो शहर का आसपास या बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जिससे गरीबों को बहुत प्रॉब्लम होता है और डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, ये 3 जो है, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज़, ये 3 एस्पेक्ट जो है पुअरों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सोशल इनजस्टिस भी बढ़ता है इससे, रीजनल इम्बैलेंस बढ़ता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ता है डेवलपमेंट के साथ साथ। ये 3 चीज़ भी होते हैं। लाइफ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट भी बहुत देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल का क्राइसिस मिलता है, सोशली अनरेस्ट भी देखने होता है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ क्या देखते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए थिंकर्स थे जैसे अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, तो उनको क्या लगा, उन लोगों को लगा कि जो डेवलपमेंट को देख कर किसी कंट्री को रैंक करना कि वो अच्छा है या नहीं, ये सही नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक नया कंसेप्ट किया, वही क्या कंसेप्ट था, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके बारे में और हम डीपली पढ़ेंगे कि किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है। मतलब कि वहाँ ह्यूमन कितने जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको मिल रहा है, हर एक ह्यूमन को, एक ह्यूमन को नहीं बल्कि कंट्री के अंदर हर एक ह्यूमन को कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, उस हिसाब से कंट्रीज़ को हम अब रैंक करते हैं। जो रिपोर्ट था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने 1990 में निकाला था। उसके बाद से हर एक साल इसे पब्लिश किया जाने लगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि वो कंट्री जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो, साथ में साथ वहाँ के लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर एम्पावरमेंट कितना है कि वो अपना चॉइस कर सके कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं। अगर ये उनके पास है तो ये मिनिमम कंडीशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको हम अच्छे से देखते हैं स्लाइड के थ्रू। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर में यही सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन डेवलपमेंट,
तो हमें समझना जरूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो क्या करता है, इनलार्ज करता है द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, मतलब लोगों के चॉइस को बढ़ाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, ये बढ़ाता है। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेशन, उनके जो शिक्षा का जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा जाता है। हेल्थ केयर को अच्छा किया जाता है। इनकम एंड एम्पावरमेंट, आप इनकम में अच्छा कमा सकते हैं और साथ में एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब आप ये डिसीजन ले सके कि क्या आपको करना है, आपके ऊपर मतलब किसी का बर्डन नहीं होगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काम सही होना चाहिए, गलत काम की तरफ ये एम्पावर नहीं होना चाहिए आदमी को, बल्कि पॉजिटिव कामों की तरफ होना चाहिए। कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, लोगों का चॉइस को बढ़ाता है। साउंड फिजिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम भी लोगों का बढ़ाता है। तो यही है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, आपने देखा कि 1990s के बाद से हर एक प्रत्येक साल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो यूएनडीपी है वो रिपोर्ट निकाल रहा है, हर कंट्री को कुछ नंबर्स देता है। वो जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 1 तक। हर कंट्री को इसमें एक पॉइंट किया जाता है कि कौन सा कंट्री 0 है, कौन सा कंट्री 1 है, या कौन सा कंट्री इसके बीच में है। तो जो सबसे देखते हैं उसको अच्छे से हम, ठीक है। तो क्या है, इंडिया विद द पॉपुलेशन ओवर 1.2 बिलियन, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 1.2 बिलियन, जो कहा गया आपके किताब में 2011 सेंसस के मुताबिक, जो अभी बढ़ चुका है 1.4 बिलियन के करीब आ चुका है अप्रॉक्स, ठीक है। तो 2011 सेंसस के करीब वो 1.2 बिलियन था, जिसे इंडिया को कितने रैंक किया गया, 130 अमॉन्ग द 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप यहाँ देख पा रहे हैं लिस्ट, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में निकाला गया था, जिसमें 189 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक आया था 130, आप देख पा रहे हैं। विद वैल्यू कितना था इसका, 0.640 इसका टोटल वैल्यू था, ठीक है। तो इंडिया का रैंकिंग आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 ये पूछता है इंडिया का रैंकिंग कितना था, यूएनडीपी रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2018, ठीक है। और साथ ही साथ नॉर्वे जो था वो प्रथम नंबर पे था, 0.953 जो था ये 1 नंबर पे था। मतलब वहाँ पे लोगों को अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है, जितने भी चीज़ है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, सब तरीके से वो कंट्री बहुत आगे है। पर कैपिटल इनकम, हर चीज़ जो है वहाँ का अच्छा है, इस वजह से उसको रैंक में ज़्यादा रखा गया और वो रैंक में आया। उसके बाद जर्मनी 5 में आया, यूएसए 13 नंबर में, यूके 14, रशिया 49 में, मलेशिया 57 में, श्रीलंका जो इंडिया के नीचे एक छोटा सा कंट्री है, आप देख सकते हैं जो इंडिया से अच्छा उसका रैंकिंग बहुत है 76, और नीचे आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सबको देख सकते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा 130, और साथ ही साथ नॉर्वे जो प्रथम नंबर पे था, ये याद रखिएगा, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोइंग द मीडियम, और इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये क्या कर रहा है, मीडियम एचडी का मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, बहुत खराब भी नहीं है। 189 में देखिएगा तो 130 बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मीडियम ये शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो रैंक है 130 ये लो है। तो इसका रीज़न क्या है, ये लो क्यों है? तो ये क्यों लो है, क्योंकि कोलोनाइजेशन, जो हम पे अंग्रेजों लोगों ने राज किया, इंपीरियलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म। इसका मतलब क्या होता है इंपीरियलिज्म का, न्यू इंपीरियलिज्म का मतलब कि वो कंट्री जो बहुत पावरफुल है, जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, रशिया, ये कंट्री क्या करते हैं, जो छोटे कंट्री है जिनके पास इतने पावर नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हैं, अपना कॉलोनीज बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ओके। सोशल कल्चरल फैक्टर लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन, लोगों का राइट्स को छीना जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमारा एचडीआई घटता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियस, जेंडर एंड कास्ट, जो इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम्स लाइक क्रिमिनल क्राइम्स, टेररिज्म्स एंड वार। तो ये सारे कारण जो है, इस कारण से क्या होता है, किसी कंट्री का जो एचडीआई होता है वो बहुत घटता है, और इसी वजह से इंडिया का रैंकिंग इतना नीचे चला रहा है। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ द स्टेट किस तरीके का है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है। अगर डेमोक्रेटिक है तो थोड़ा रैंक अच्छा होगा, अगर डिक्टेटरशिप है तो रैंक तो बहुत ही कम आएंगे उनके, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं वहाँ तो आप लोगों को एम्पावर ही नहीं किया जाता है, वहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं होता है, फ्रीडम नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, इस वजह से उनका एचडीआई और ख़राब होता है। लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा मैंने कहा कि एम्पावरमेंट जो है किसी का, आपके पास ये पावर हो कि आप डिसीजन ले सके कि क्या सही है और क्या गलत, या क्या आपको करना है, ठीक। आपके पास चॉइस का पावर हो कि आप चॉइस कर सके आपको क्या करना है। अगर ये है तो आपको ह्यूमन अगर सारे लोगों के पास ये चॉइस है, जैसे अभी हमारे देश के गरीब लोगों को आप मान लीजिए, जो पुअर लोग रास्ता में रह रहे हैं या स्लम में रह रहे हैं, उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके या
अच्छा पानी पी सके, अच्छा खाना खा पाए, तो ये उनके पास एम्पावरमेंट नहीं है। तो इस कारण से जो है उस कंट्री माने हमारे कंट्री का एचडीआई बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे फोटो में देख पा रहे होंगे, ये सब पीपल्स है जिनके एम्पावर इन लोगों को ना के बराबर मिलता है। फिर इंडिकेटर सिलेक्टेड बाय द यूएनडीपी, तो यूएनडीपी ने क्या क्या इंडिकेटर सिलेक्ट किए किसी कंट्री को, टोटल 3 इंडिकेटर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उससे पहले ये देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया। तो यूएनडीपी देखे हैं कि अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए करता है, हर एक कंट्री को वो देता है रैंकिंग। और जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, जो अभी डिसमिस हो गया है, वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया के लिए वो पब्लिश करता है। और अभी जो है कौन कर रहा है, अभी नीति आयोग इस काम को करता है, ठीक है। स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस। साथ ही साथ आप देख चुके हैं कि हमारे पूरे कंट्री में हर एक स्टेट को अलग अलग रैंकिंग दिया जाता है। उसी तरीके से स्टेट का अंदर भी ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ पे यूनिट क्या रखा गया, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कंट्री के अंदर स्टेट को रखा गया है, या स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट को रखा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में खराब है। आगे चलते हैं, 3 इंडिकेटर ऑफ एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिकेटर है जो यूएनडीपी ने लिया है वो क्या क्या है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, तो हर किसी के बारे में, हर 3 पॉइंट के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उससे पहले आप सुन लीजिए, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ हेल्थी लाइफ, इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, ये 3 है जिसके तहत जो यूएनडीपी है वो रिपोर्ट को अपना पब्लिश करता है। तो एक एक करके देख लेते हैं अच्छे से। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकल अटेनमेंट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दिस रिसोर्सेज बाय ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनलाइज इज द की टू द प्रोडक्टिविटी, वेल बींग्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। या इसका मतलब ये है कि पुअर लोग, डाउन ट्रोडन और मार्जिनलाइज जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको अगर देश का रिसोर्सेज का एक्सेस मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा रैंक करेगा। क्योंकि अगर नीचे तबके के लोगों के पास अगर रिसोर्सेज का एक्सेस है, मतलब कि कंट्री अच्छा काम कर रहा है अपने लोगों के लिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटल अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर एसेस द रिसोर्सेज बेस। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटल अवेलेबिलिटी, देश का कितना प्रोडक्ट है और लोगों के पास इसका अवेलेबिलिटी कितना है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट कम है और लोगों को ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो, कम चाहिए तो देश के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इस चीज़ को भी देख के एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है कि कितने देश में प्रोडक्ट है और लोगों को कितना यूज़ करना पड़ रहा है उसमें से। इकोनॉमिकल एटेलमेंट इन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिकल ग्रोथ, उस देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, लोगों के पास काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप जैसे देख पा रहे हो कि अभी देश की समस्या है कि यहाँ जॉब का बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर मतलब प्रॉब्लम है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। एंड एक्सेस टू एसेट्स का मतलब कि लोगों के पास कितना जमा पूंजी है, ठीक है। एसेट्स कितना है लोगों के पास, ज़मीन जायदाद घर, ये सब चीज़ कितने हैं। अगर ये सब चीज़ अच्छे से है लोगों के पास, इसका मतलब कि वो कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा रैंक करेगा। और ये कोई पर्टिकुलरली कोई एक आदमी के लिए बात नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ जो है, ये रीज़न सब है, ये किसी एक के लिए बात नहीं हो रहा, बल्कि कंट्री के हर एक इंसान के लिए इसे लागू माने इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हर एक इंसान के पास ये सारी चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% को मिल रहा है 50% को नहीं मिल रहा, तो ये तब काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पर कैपिटल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। तो आप क्या देखें हैं कि पर कैपिटल इनकम, लोगों के पास जो पर कैपिटल इनकम मतलब उनके पास जो कमाई है वो बढ़ा है, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर खर्चा भी उनका जो है वो भी उन्होंने इंक्रीज बढ़ा है। का मतलब क्या है कि देश पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव सिंबल है कि लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा है और लोग खर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। प्रोवर्टी लाइन आप देख सकते हैं 2011-12 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 25%। जो 11 और 12 के बीच में हम प्रोवर्टी देखें तो 25.7% रूरल एरिया में प्रोवर्टी थी, गरीबी थी। 13.7% अप्रॉक्स 14% अर्बन एरिया में, और 22% एज ए कंट्री होल में। मतलब 22% देश का अभी भी ऐसा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है, रोटी कपड़ा मकान का भी पैसा नहीं है। तो ये सारे बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री का, और इतने बड़े पॉपुलेशन को ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक समस्या का विषय है। इसे हमें माने सरकार को इस विषय पे ध्यान से सोचना चाहिए और प्लानिंग और मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रोवर्टी इन इंडिया क्या था, कि जो 2011-12 में हम देख लेते हैं कुछ स्टेट के बारे में। तो ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि कौन कौन से स्टेट है जिसका बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, मोर देन 30 उनका % पॉवर्टी लाइन के ऊपर था स्टेट का। ये इंडिया का देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट है जिनका 30% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में था। तो आप देख सकते हैं बिहार का, आप देख लीजिए 33.74% है,
छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा है 39.93। मैंने यहाँ बना दिया कलर से, जितने भी येलो कलर से आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं 30% से अबव है। अरुणाचल प्रदेश को देखिए, असम को देखिए, झारखंड को देखिए 36.96% है, मध्य प्रदेश 31 है, मणिपुर 36 है, ओडिशा का है 32, दादरा एंड नागर हवेली का है 39%। तो ये सारे स्टेट जो है बहुत पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपना एचडीआई में इनका। उसके बाद आपको ग्रीन कलर से देखने को मिल जाएंगे जिनको रैंक किया गया है 10 से इनका 20 तक रखा गया है इनको, ठीक है, कि 10 से 20% पॉपुलेशन इनका क्या है पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस। जैसे आप देख लीजिए गुजरात का 16.63% है, हरियाणा का है 11.16%, जम्मू कश्मीर का 10.35% है, कर्नाटका का 20.91% है, मेघालय का 11% है, मिजोरम का 20% है, नागालैंड का 18% है, राजस्थान का 14% है, तमिलनाडु का 11% है। तो आप इसको डाटा को अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है स्टेट का मैंने नाम बोला, ग्रीन वाले कलर वाले ये 10 से लेकर 20 तक है, येलो वाले जो 30 के अबव है। अब जो पिंक वाले बच गए हैं इनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। जैसे आंध्र प्रदेश का देख लीजिए 9.20% है इसका, दिल्ली का देखिए 9.31 है, गोवा का है 5.09, उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है 8, केरला का है 7.05, पंजाब का है 8.25, पौंडीचेरी का है 9.69, अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा है 1 है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। दमन एंड दीव का है 9.89 और लक्षद्वीप का है 2.77। तो ये देख लीजिए। तो सबसे अगर आप खराब देखिएगा तो स्टेट तो वो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का करिएगा। और यूनियन टेरिटरी में आपका हो गया यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली, ये भी याद रखिएगा। ये इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। और जो अच्छा सबसे किए हैं वो अगर आप देखें अंडमान एंड निकोबार देख सकते हैं। और आपका इंडिया का स्टेट में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखिए किसका है, गोवा का 5.09, गोवा का बहुत ही अच्छा है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी देखें तो लक्षद्वीप का भी बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो ओवरऑल देख पा रहे होंगे कि 21.92 ओवरऑल इंडिया में पॉवर्टी अभी भी अवेल करती है, लगभग 22% के करीब। तो इसे हमें और कमाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है कि जीडीपी ऑफ द कंट्री डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कितना, अगर ऐसा कोई कंट्री बोलता है कि हमारे देश का जीडीपी है 8%, हमारे देश का जीडीपी 10% चला गया, 12% चला गया, इसका मतलब जो कंट्री दिखाना चाह रही है कि हम जीडीपी में अच्छे हैं, मतलब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं है। सिर्फ जीडीपी ही किसी कंट्री का रियल फेस को नहीं दिखाती। मैंने कहा था ना कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जीडीपी सिर्फ दिखा रहे हैं कि जीडीपी किसी कंट्री का अच्छा है और वो कंट्री अच्छा है, मतलब वो दिखाना चाह रहा है अगर सरकार की जीडीपी की वजह से कि हमने 12% जीडीपी अचीव कर लिया, इसका मतलब हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऐसा नहीं है। वहाँ का आपको हाउसिंग भी देखना पड़ेगा, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना है लोगों के पास, एयर कैसा लोग कर रहे हैं। ऐसे जैसे आप दिल्ली का देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर्स विच ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग कैसे पानी पी रहे हैं, कैसा पानी उनको मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को भी हमको देखने ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है कि वो देश के लोग ये सारी चीज़ों को कैसा अवेल कर रहे हैं। सिर्फ जीडीपी देख के हम उस देश का एचडीआई अच्छा नहीं कर सकते हैं। जॉबलेस ग्रोथ एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अभी आप देख सकेंगे देश का बहुत बड़ा ये समस्या है कि लोगों के पास काम नहीं है। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये भी इंडिया में जो 22% लगभग पॉवर्टी है, ये इसका मेन कारण ये है अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस ग्रोथ, हमारे पास जॉब नहीं है, यही बहुत बड़ा समस्या का विषय है। इसे ही ठीक करना पड़ेगा। तो ही अगर लोगों के पास जॉब होंगे तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो वो खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्पावरमेंट अच्छा होगा और देश का एचडीआई भी अच्छा होगा। अब जो इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ है इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं तो, और आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं पार्ट 2 इसका जो लाऊंगा उसमें आपको बाकी जो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ बच गया और आपका जो इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्प्लॉयमेंट को उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि मैं आपके साथ जुड़े रह सकूं।